Russia has declared war on Ukraine. As soon as the declaration... Oh, fuck! That's a missile! That's a missile! That's a fucking missile! Good. Right, good. Good. नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। रूस ने भारतीय समय अनुसार सुबह में यूक्रेन पे हमला बोल दिया है और उनके कई टारगेट्स पे प्रेसाइज बॉम्बिंग्स कर रहा है। उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, उनके एयरपोर्ट्स पे लगातार जो है बमबारी हो रही है। युद्धपोत से मतलब नेवल अटैक भी हो रहा है, एयर अटैक भी हो रहा है, ऑन ग्राउंड अटैक भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक जो नहीं हुआ है और जो एक कह सकते हैं सिल्वर लाइनिंग इन क्लाउड कि अर्बन वॉर जो है कि शहरों तक युद्ध नहीं पहुंचा है, मतलब सिविलियंस को नहीं मारा जा रहा है। रूस वाले सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रहे हैं। ये स्थिति अभी बनी हुई है। यूक्रेनियन आर्मी जो है वो कई जगहों पे जो लोकल्स ने ट्वीट किया या वीडियो बना के भेज रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि वो युद्ध लड़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने लगभग मतलब एक डिमोरलाइज्ड फोर्स है, क्योंकि रूस जैसी वैश्विक ताकत के सामने यूक्रेन बाय द वे आप देखेंगे तो मतलब कंपैरिजन में कहीं पे भी नहीं है। और यूक्रेन जो है उसे यूरोपीय देशों ने एक तरह से, एक वीडियो भी चल रहा था जो मैं चाहूँगा कि आप देखें। But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West, because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. तो यूक्रेन को इन यूरोपीय देशों ने कहा कि हाँ भाई, बड़ा एकदम सब्ज बाग उसको दिखाए कि हम तुम्हारे पीठ पे खड़े होंगे और तुम जो है रूस से युद्ध लड़ो। और युद्ध जो होता है, युद्ध होने का जो कारण है, युद्ध कहिए, आक्रमण कहिए, हमला कहिए, वो मूलतः यह है कि रूस नहीं चाहता कि उसके बॉर्डर पे यूएस की सेना, यूएस के सैनिक आए। अब आप पूछेंगे कि रूस का तो यूएस के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, तो रूस यूक्रेन पे हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि यूक्रेन उसकी दो शर्तें नहीं मान रहा है जो उन्होंने उनके साथ वादा किया था। एक था कि आप नाटो के टेरिटरी नहीं बनोगे और डीमिलिटराइज करोगे अपने ईस्टर्न बॉर्डर को। ये सब आपने हमारे पिछले वीडियो में अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ जो साक्षात्कार था उसमें आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो हम आपके लिए वो वीडियो उपलब्ध करवा देंगे, तो आप उस पर भी जाकर, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो दो ये कारण थे। और रूस अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपनी जो उसकी स्वायत्तता है उसकी रक्षा करने के लिए जो भी है वो करने को प्रतिबद्ध है, भले ही बाइडन धमकी दे रहा है या जो भी दे रहा है। तो उसे लगता है कि अगर नाटो की फोर्सेज उसके सीमा पे आ जाती है फिर तो यूएस उसको अपने बेस की तरह यूज करेगा और उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूक्रेनी सेना ने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया और वो फाइट नहीं कर रहे हैं। और कई ट्वीट में यह भी बताया गया कि वो नेबरिंग इलाकों में जाके छुप रहे हैं। उनकी एयरफोर्स का एक विमान जो है रोमानिया के एयर बेस पे उतरा है। इसका मतलब है कि वो हर तरफ से खदेड़े जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि रूस जो है इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा है ताकि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की वो वहाँ से भाग जाए और रूस अपने मतलब की सरकार वहाँ पे एक रजीम चेंज करके वहाँ पे स्थापित कर सके। और रूस ने, आपने यह भी सुना होगा कि उसने 2-3 ऐसे इलाकों को जो रेबल के स्ट्रॉन्ग होल्ड थे उस पर कब्जा कर लिया और उसको स्वतंत्र भी घोषित कर दिया है कि उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। इन सब से जो चीज़ प्रूव होती है वो एक चीज़ बाहर निकल के आती है, यूएन के रहते, यूएस के रहते, नाटो के रहते, कि दुनिया जो है अब चीन को अपना चलाना है, वो साउथ चाइना सी में अपनी बात चलाएगा। यूएस का आप जानते हैं कि एक के बाद एक राष्ट्रों को अपनी महत्वाकांक्षा तेल चुराने के लिए या जो भी उसका रीजन रहा उसके लिए बर्बाद किया। आपके पास मतलब लीबिया, लेबनान, सीरिया, अफ़गानिस्तान, इराक, ये सारे उदाहरण जो है पड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे जो है रूस एक अपनी चला रहा है, अपने मन से चल रहा है, यूएस अपने मन से चलता रहता था, चीन चलता था, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई है और कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे कहने का जो एक बिंदु जिस पर मैं पहुंचना चाह रहा हूं वो यह है कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप की सिचुएशन है और यूएन जैसे डिफंक्ट संस्थाओं का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह गया है। अब पुतिन का क्या इशू है इसमें, क्यों कर रहा है वो हमला? तो जो दो शर्तें थी, एक था कि यूक्रेन को आप नाटो में इंक्लूड नहीं कीजिए, अगर आप करते हैं तो वो मेरे लिए मतलब रूसी समुदाय के लिए, रूस राष्ट्र के लिए वो जो है एक समस्या की स्थिति उत्पन्न करेगा। वो सुरक्षा के स्थिति से अगर देखा जाए तो शायद पुतिन अपने जगह पे सही है। और यूएस के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि यूएस की सेना उसके बॉर्डर पे नहीं होनी चाहिए। यूएस और रूस की तनातनी जो है कोल्ड वार से लेके अभी तक किस तरह से चल रही वो हम सब ने देखा है। उस पर आरोप लगते रहे हैं कि यूएस के इलेक्शन को रिग किया है और तमाम तरह की बातें हैं। यूक्रेन की इशू क्या है कि उन्हें वेस्टर्न पावर्स ने और नाटो ने और यूएस ने एक दिखाया कि नहीं, तुम जो है तन के खड़े रहो। अब ज़ेलेंस्की जो है करप्ट आदमी है और इस करप्ट आदमी ने अपने ही देश में इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगाए, मीडिया हाउसेस को, लोगों को अरेस्ट किया जो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहा था। तो अब इसने जो एक ट्वीट किया है जो कि बहुत ही हास्यास्पद है कि कह रहा है कि जो भी सिविलियंस अपने हाथों में आर्म्स लेके सड़कों पे निकलेंगे हम उनके ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा देंगे। वो तो होता दिखता नहीं कि लोग सड़कों पे आएंगे। जब आर्मी ही सड़कों से भागती हुई दिख रही है तो सामान्य व्यक्ति या सामान्य नागरिक क्यों आएगा सड़क पे, वो भी ऐसे नेता के लिए जिसने हाल ही में, मतलब बहुत दिन बीते नहीं है, जो कम्प्लीटली एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चला रहा है और अपने हिसाब से अपने पार्लियामेंट की बात नहीं मान रहा है और लगातार लोगों को जेल में डाले जा रहा है। तो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ख़राब हो रही थी वहाँ पे कि उसके पास और कोई उपाय था नहीं इस युद्ध में कूदने के एक तरह से। और जब युद्ध की स्थिति में लोग आते हैं तो एक राष्ट्रवाद की जो भावना बहती है तो लोग जो है, जो भी सरकार होती है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि पहले हम इनके साथ हो ले, हरा दे आक्रमणकारियों को और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कैसे चलाना है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से एक छोटा सा राष्ट्र यूक्रेन है और रूस इतना बड़ा है, जिस तरह से उसको एक तरह से पाउंडिंग मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ होने वाला है कि यूक्रेन बच जाएगा। नाटो और यूएस जो है, यूएस का आपने देख ही लिया कि वो सैंक्शन की धमकी दे रहा है रूस को कि हम तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। और रूस ने, पुतिन ने जो एक स्टेटमेंट दिया है जब वॉर वो डिक्लेयर कर रहा था, उसने क्लियरली बोला है कि जो भी हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा या वैसे लोगों को समर्थन देगा तो हम उनके लिए तत्काल प्रभाव से इस तरह के हम निर्णय लेंगे जैसा उन्होंने अपने इतिहास में कभी देखा सुना नहीं होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड उसका स्टेटमेंट है। नाटो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो लगातार वही, हम कड़ी निंदा कहते हैं, पूरे विश्व को हमारे साथ होना चाहिए और हम दिखा देंगे रूस को, पूरा दुनिया जो है हमारे साथ है, हम ऐसा नहीं होने दें। सिर्फ ये कह रहे हैं। रूस जो है लगभग 7 से 8 घंटे से लगातार स्ट्राइक्स कर रहा है और नाटो इसमें इंटरवीन नहीं कर रही है, या यूएस फोर्सेज जो है वो जाके भी अभी तक कुछ भी करती नहीं दिखती है। अब बाइडेन का इसमें क्या इशू है? बाइडेन के अपने घर में थू-थू हो रही है। बाइडेन को जिस होप के साथ लाया गया था वो होप यहाँ पे फलित होता हुआ नहीं दिखता है। अमेरिका के लोगों ने ट्रंप को, जो खास करके वॉर के मामले में, युद्ध के मामले में उसकी नीतियाँ क्लियर थी, चाहे अफगानिस्तान हो, वहाँ पे वो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी फोड़ रहा था और उसके साथ नेगोशिएट भी कर रहा था दोहा में बैठ के। तो उसने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई हुई थी और वो अपने वेटरन्स को, उसकी नीतियाँ क्लियर थी, स्पष्ट थी कि हमारी सेना विदेशों में जाके जान नहीं गंवाएगी, बात खत्म। हमारे नागरिक विदेशों में दूसरों के युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाइडेन जब आता है, ट्रंप को तो ये लोग हो करके और उसको मूर्ख, स्टूपिड या जो भी कह के उसको हटाया, इलेक्शन रिग हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि ट्रंप अब नहीं है राष्ट्रपति। अब बाइडेन जो
वामपंथियों का प्यारा बच्चा था जो उनकी गोद में खेला करता था, और जो वस्तुतः एक बुजुर्ग आदमी है जिसको अब ध्यान नहीं रहता है, वो भरे प्रेस मीट में जो है सो जाता है, भूल जाता है, वो जवाब नहीं दे पाता है चीज़ों का। उसके हाथ से कोरोना कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। 8-8 लाख लोग, 10-10 लाख लोग एक एक दिन में अभी संक्रमित हो रहे थे। बहुत दिन की बात नहीं है, महीने भर पहले की बात है। सेमेट्रीज भर रही थी, कब्रगाह में जगह नहीं थी। अपने देश में ऑल टाइम लो पे वो चल रहा है पॉपुलैरिटी में। भले ही आपको वहाँ के जो कॉमेडियंस हैं, जो लेट नाइट शो होस्ट्स हैं, जो ट्रंप पे खूब जोक बनाया करते थे, 4 साल उन्होंने सिर्फ चुटकुले ही बनाए अपने राष्ट्रपति के ऊपर, उसको बाइडन की यादाश्त की कमजोरी, उसका सीढ़ी पे गिर जाना, वो मतलब एक शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पे एक कंप्लीटली कमज़ोर राष्ट्रपति साबित हुआ। और वर्ल्ड लीडर तो वो किसी भी तरह से नहीं है। तो यूएस से जिस तरह की आशाएं, जिस आशा से यूएस को देखा जाता था अमेरिका को, वो अब वो नहीं रहा। और बाइडन जो है इसमें बीच में आता है और वो धमकियां देता है, सैंक्शंस भी लगा रहा है, लेकिन वो सैंक्शंस उस तरह के, मतलब यूके ने भी कुछ सैंक्शंस लगाए लेकिन बहुत ही वो माइल्ड तरह के हैं। तो लगता नहीं है कि इसका इंटेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, बाइडन के लिए ये एक फेस सेविंग हो जाएगा कि देखो, क्योंकि यूएस में रूस को लेके लोग जो है आज से नहीं, 1969 से और तभी से कोल्ड वॉर के टाइम से उसको हमेशा रूस को एक परमानेंट एनिमी के रूप में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में हमसे बेहतर नहीं होना चाहिए रूस। हमारे पास एक युद्धपोत है तो उसके पास 2 ना हो जाए, हमारे पास मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है तो उसके बाद फादर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स ना हो जाए। इस तरह की लगातार जो है एक टकराहट जो है चलती रहती है। और लोगों में भी, उनमें भी इस राष्ट्रवाद को लेके यूएसए करके वो रूसियों से, मतलब रूसियों से, कम्युनिस्टों से, ये सबसे बहुत हेट करते हैं। कम्युनिस्ट तो अभी खैर उनकी पूरी कंट्री ही वैचारिक रूप से बन गई है, लेकिन उनका हेट करने का वही रीज़न था। वेनेजुएला हो गया, आपको वियतनाम हो गया, ये सब कम्युनिस्ट कहते कहते ये लोग कब खुद बन गए। खैर, तो बाइडन के सामने है कि वो अब एक ब्रेव लीडर बन के आना चाह रहा है। और वो चाहता है कि उसकी मीडिया है, सोशल मीडिया है, कॉमेडियंस हैं, उनका हॉलीवुड है, लेफ्टिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडेमिया है, ये सब इसको कहे कि हाँ, पुतिन के सामने देखो किस तरह से चट्टान की तरह खड़ा है, और वो असर्ट कर रहा है अपनी बातों को। अब बाइडन के साथ क्या है कि अगर रूस अटैक नहीं करता, जो कल तक की स्थिति थी, तब भी वो कहता कि मेरी जीत हुई, मैंने उसको सैंक्शंस की धमकी दी। अब अटैक कर दिया है तो बाइडन अगर अपने ट्रूप्स को इन्वॉल्व करता है तब कहेगा कि देखो हमने दिखा दिया उसको, हम जो है लोहा ले रहे हैं। और ऐसे युद्धों में जीत किसी की नहीं होती है। यूएस एटमोस्ट सैंक्शन लगा सकता है और रूस अपनी टेरिटरी को, उसको प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। आईसिस के भी समय में रूस ने वहाँ से अपने बॉर्डर से बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, इंटरकॉन्टिनेंटल, जो सीधा सीरिया में आके गिरी थी, और वहाँ पे काफ़ी, मतलब एक हॉस्पिटल भी शायद उसी की चपेट में आ गया था। उस वक्त भी ये लोग रूस का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तो रूस का अभी तो यूएस कुछ भी बिगाड़ने की स्थिति में नहीं है, और न्यूक्लियर पावर होने के कारण वो और भी स्थिति जो है इस तरह की नहीं बनती कि कोई डिसाइसिव उस तरह का, जिस तरह से 3rd वर्ल्ड वॉर और इस तरह की बातें कही जा रही है। खैर, क्या होगा भविष्य में, और ये कैलकुलेशन जो है जानकारों का कहना है, मैं उसमें फिर बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहता कि कल क्या होगा। मैं अभी तक की स्थिति जो है वो ये बता रहा हूँ कि बाइडन ने अफ़गानिस्तान में क्या किया वो भी आपको दिख गया, यहाँ क्या करेगा वो भी आपको दिख ही जाएगा। अब इसमें है कि भारत को बार बार कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग जो है, लीडर्स जो हैं या पत्रकार हैं जो वेस्ट के हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, वो कह रहे हैं कि भारत देखो इसमें जो एब्सटेन कर रहा है वोटिंग में, यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है। अब इसमें बात यही है कि यूरोप वाले कब भारत के साथ खड़े रहते हैं, जब चाहे गलवान वाला इशू होता है, चाइना लगातार एग्रेशन करता है हमारे बॉर्डर को, मतलब लगातार अरुणाचल प्रदेश के LAC हो गया, उस पर समस्या कर रहा है, उधर CPEC बना रहा है, पाकिस्तान लगातार भेज रहा है, तो उसको तो तुम लोग हमेशा पिछले 30 साल से बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट कह के नकारते रहे।
उस पे तुम हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते हो, तो तुम्हारे पक्ष में भारत के होने का कोई मतलब नहीं है। उसमें भी तब जब रूस एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे, या कंप्लीटली हम इस तरह की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रूस के साथ कि भाई हम ना उनके खिलाफ बोलेंगे ना आपके खिलाफ बोलेंगे, हम तटस्थ हैं। भारत तो इनफैक्ट तटस्थता की तो नीति लेके कब से चल रहा है, इन्होंने तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था नॉन अलाइन होने का। तो भारत यहाँ पे जाए या ना जाए, उससे इस युद्ध में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत भी क्या करेगा, कंडेमनेशन भेजेगा कि हम जो है अपना रोष प्रकट करते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं कहेगा। यूक्रेन के एम्बेसडर ने भारत से अपील की है कि आपका पुतिन के साथ अच्छा रैपो है, तो आप उनको बोलेंगे तो शायद पुतिन जो है रुक जाए, समझ जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह से डिप्लोमेसी काम करती है, क्योंकि हमें भी, भारत को भी अपने फ्यूचर इंटरेस्ट भी देखने होंगे। यूएन का इशू इसमें क्या है, यूएन एक कम्प्लीटली एक बर्बाद संस्था है जिसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ये लोग बस वही एक भेड़ों के झुंड की तरह हैं, वो बैठते हैं, उठते हैं, एक बिल्डिंग है उसमें सब लाइन लगा के जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। इनके होने या ना होने का विश्व पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब बड़ी शक्तियाँ जो तुम्हारी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की, वो स्वयं ही उस पावर को अब्यूज़ कर रही है। अभी जैसे एक वीडियो में यूक्रेन का जो परमानेंट एम्बेसडर है यूएन में, वो बोल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को, जो आप आयरनी देखिए कि रूस है, रूस का जो एम्बेसडर टू यूएन है वो अभी अध्यक्षता कर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उससे बाताबाती चल रही है। और वहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वॉर्स को प्रिवेंट करना और तुम खुद ही वॉर कर रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास फ़ोन है, बोलो अपने प्रेसिडेंट को कि वो वॉर जो है वो रोक दे, अपने आर्म फोर्सेज को बोलो कि एग्रेशन जो है रोक दे। तो ऐसा तो होता दिखता नहीं है। जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। कहाँ पे आपने डेमोक्रेसी इंस्टॉल कर दी, कहाँ पे अमेरिका ने इतने सालों में इतने हमले किए, उसके बाद किस जगह पे प्रोग्रेशन आ गया, वहाँ जो है शहर अच्छे हो गए, हर जगह सिर्फ बर्बादी और तबाही फैलाई है। तो इसका भी वही जा रहा है कि यूक्रेन वस्तुतः बर्बाद होगा। अगर मतलब एक अर्बन वार हो जाता है, उसके सड़कों पे, उसके शहरों तक युद्ध चला जाता है, तब तो यूक्रेन पूरा तबाह हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी तक पुतिन की नीति उस तरह से है। लेकिन अब पुतिन का क्या है, कल को उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, बेचारा इमरान खान पूरा लैंड किया और पूरा खुशी के मारे पागल हो रहा था कि हाँ आई एम वेरी एक्साइटेड, अभी एक्साइटमेंट का समय है, ये वो, और मिलने जा रहा हूँ पुतिन से, और इधर जो है अटैक हो गया। अब वो आदमी क्या कर रहा है, वो जा रहा है अनमार्क्ड सोल्जर के ग्रेव पे जो है वो फ्लावर रीथ जो है चढ़ाने जा रहा है, पुष्पांजलि देने जा रहा है। तो पाकिस्तान का तो खैर इमरान खान का ऐसे ही कटता रहता है, वो चीन में भी जाके और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था, तो हो सकता है रूस में भी जाके मिलेगा नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही करेगा। इस मुद्दे पे ये आज पहला दिन है जब इतना कुछ हुआ है, और भी डेवलपमेंट्स होगी। मैं कोशिश करूँगा कि विषय के किसी जानकार से बातचीत करके आपसे इस पूरे का विश्लेषण दे सकूं, ना कि एक सिंपल रिपोर्टिंग। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।